वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और जिस सब्जेक्ट के अंदर वो आता वो सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। डिप्लोमा वालों के लिए टॉस और बी वालों के लिए टॉस वन। और उसके अंदर का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये बी वालों को फाइनल एग्जाम में 13 मार्क्स के लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन का डेफिनेटली आता है और इसको हम लोग 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो 2-3 प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे और 2 लेक्चर के अंदर इसको अपन खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये स्टार्ट करने के पहले जो लोग अपने चैनल से आज नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स, लेटेस्ट अपडेट सारे लेक्चर्स का तुरंत मिल सके। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो जिस साइंटिस्ट ने इस मेथड का इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था हार्डी क्रॉस। जिस साइंटिस्ट ने इस मेथड को इन्वेंट किया था उसका नाम था हार्डी क्रॉस और 1930 में उसने इस मेथड को इन्वेंट किया था। इसीलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम लोग कभी कभी हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते और 1930 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से हम लोग इसको पढ़ रहे। और ये जो मेथड है पर्टिकुलरली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो रहती वो पर्टिकुलरली स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो रहते उसी को सॉल्व करने के लिए अपन क्लैपेरॉन्स थ्योरम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये सारे मेथड्स हम यूज करते टू सॉल्व अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट क्या रहता है, इनडिटरमिनेट क्या रहता है, ये इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड किया है मैंने, वो लोग आप देख सकते हैं अपने चैनल पे जाके। ठीक है, तो सपोज एक कंटिन्यूअस बीम है जो कि इंडिटरमिनेट है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने रहेंगे, 1 2 3 और यहाँ एक मोमेंट आएंगी 4। तो नंबर ऑफ अननोन कितने रहेंगे, यहाँ पे 4 रहेंगे और नंबर ऑफ जो इक्वेशंस रहते हैं अपने पास में इक्विलिब्रियम के वो 3 ही रहते। तो जब नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाते तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 4 रहते, 1 2 3 रिएक्शंस और यहाँ पे एक मूवमेंट फॉर्म होती, हर इंटरमीडिएट जॉइंट पे मूवमेंट फॉर्म होती, तो वो मूवमेंट ही अपने को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है, इसको सॉल्व करना है अपने को अगर, तो अपने को क्लैपेरॉन्स थ्योरम या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तीन में से किसी भी मेथड का यूज करके ये सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो हार्डी क्रॉस ने किया है, हर एक मेथड का क्या है अपना अपना ड्रॉबैक है, अपना अपना एक एडवांटेज है। अब क्लैपेरॉन्स थ्योरम का कुछ एडवांटेज होगा कुछ ड्रॉबैक होगा, वैसे ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का या हार्डी क्रॉस का क्या एडवांटेज है या फिर क्या ड्रॉबैक है। तो हार्डी क्रॉस ने क्या किया, उसने थोड़ा चेंज किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लैपेरॉन्स ने क्या किया था, क्लैपेरॉन्स ने कंसीडर किया था सैगिंग मोमेंट एज पॉजिटिव, हॉगिंग मोमेंट एज नेगेटिव। लेकिन हार्डी क्रॉस ने क्या किया, हार्डी क्रॉस ने कंसीडर किया क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज नेगेटिव। हार्डी क्रॉस ने सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट ही नहीं रखा। मींस सपोज अगर इस तरह का एक बीम है, एक ए बी बीम निकालता मैं और ए बी बीम के अंदर अगर ये ए पर मूवमेंट फॉर्म हो रहा और बी सपोर्ट पर भी अगर मूवमेंट फॉर्म हो रहा तो क्लैपेरॉन्स क्या बोलता, ए सपोर्ट का मूवमेंट का स्लिप नेचर देखो, नेचर कैसा है। अगर अपन नेचर देखा इसका तो ए पे कैसा नेचर आ रहा, हॉगिंग, बी पे कैसा नेचर आ रहा, हॉगिंग। इसका मतलब है क्लैपेरॉन्स के हिसाब से ए का मोमेंट और बी का मोमेंट दोनों पे कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर इससे मूवमेंट फॉर्म हो रहा तो ऐसे सिंपल सपोर्ट है, फॉर्म नहीं होता, इसको फिक्स दिखाना पड़ेगा ऐसा, तब फॉर्म होगा। तब अगर फिक्स एंड पे इस तरह से हॉगिंग नेचर आ रहा है, ए पर भी हॉगिंग आ रहा है, बी पर भी हॉगिंग आ रहा है, मतलब क्लैपेरॉन्स के हिसाब से ए और बी दोनों भी मोमेंट का आंसर कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए, बिकॉज दोनों भी कैसे हैं, हॉगिंग में है। अब वही अगर अपन हार्डी क्रॉस से सॉल्व करते हैं तो हार्डी क्रॉस क्या बोलता, एम ए कैसा घूम रहा, एम ए इज टर्निंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एम ए को लेना पड़ेगा नेगेटिव और एम बी कैसा घूम रहा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एम बी को लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है क्लैपेरॉन्स के अंदर और हार्डी क्रॉस के अंदर। तो हार्डी क्रॉस ने सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट नहीं यूज किया साइन कन्वेंशन के लिए, उसने यूज किया सिंपल एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज प्लस। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव देने का है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव देने का है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखना कोई भी एमडीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, जैसे अपन लोग जब कंटिन्यूअस बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करते या फिर जब अपन क्लैपेरॉन्स से सॉल्व करते
जब अपन क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करते तो हम सबसे पहले क्या करते, जो भी अपने पास में बीम रहता, वो बीम का अपन एक पॉजिटिव बीएमडी ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन फ्री बेंडिंग मोमेंट। जैसा अगर इस पे यूडीएल है इस तरह से, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस बीम का एक पॉजिटिव बीएमडी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और उस पॉजिटिव बीएम का अपन एरिया निकालते, एक्स बार निकालते, और आपको पता है क्लैपेरॉन्स का इक्वेशन क्या रहता है, ma plus twice md ma into l1 plus twice md into l1 plus l2 plus mc into l2 is equal to minus 6a x bar upon l square plus 6a2 x2 bar upon l square। तो इस इक्वेशन में डालने के लिए क्या होना, अपने पास में दोनों स्पैन का एरिया होना, a1 a2 होना, x1 x2 होना। तो सबसे पहले अपना बेस क्या रहता है, क्लैपेरॉन्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना बेस क्या रहता है कि अपने को सबसे पहले एक पॉजिटिव बीएमडी ड्रॉ करना पड़ेगा, बरोबर, लेकिन उसकी सिवा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, वो एक बेस रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वैसे अगर एमडीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बेस क्या रहना चाहिए, एमडीएम के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपने पास में कोई जरूरी नहीं है कि अपने को दोनों डायग्राम का एरिया पता होना चाहिए, एक्स बार पता होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। अपने को पॉजिटिव बीएमडी का एरिया और एक्स बार का कोई जरूरत नहीं है एमडीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो अपना बेस क्या रहेगा, फिर अपने को किस चीज की जरूरत है, अगर अपने को एमडीएम से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास में रहो, तुम्हारे पास में कैसा भी प्रॉब्लम रहो कंटीन्यूअस बीम का, अगर तुमको वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने का है तो सबसे पहले क्या करने का है, वो प्रॉब्लम कैसा भी रहो, मतलब कैसा भी मतलब क्या कि वो प्रॉब्लम का सपोर्ट कैसे भी रहो, सिंपल रहो, रोलर रहो, हिंज रहो, फिक्स रहो, कैसे भी रहो, अपने को सबसे पहले क्या करने का है, अपने को सारे सपोर्ट को फिक्स कंसीडर करने का है। कंसीडर ऑल सपोर्ट एज फिक्स्ड। अपने को सारे सपोर्ट कैसे कंसीडर करना है, फिक्स कंसीडर करने का है, और उसका एक टेम्पररी फिक्सेशन मोमेंट निकाल देने की, क्या करने का है, उसका एक टेम्पररी फिक्सेशन मोमेंट निकाल देने की, जिसके फॉर्मूले आपको फिक्स बीम चैप्टर के अंदर पता होंगे। थोड़ा सा आपको फिक्स बीम का रेफर करना पड़ेगा, ताकि आपको अगर फिक्स बीम कैरीज सेंटर पॉइंट लोड, फिक्स बीम कैरीज यूडीएल, फिक्स बीम कैरीज इसेंट्रिक पॉइंट लोड, ये सारे के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए एमएमडी के, ठीक है। तो एमडीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप क्या होने को ना, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होने को ना, जिसके ऊपर सारा का सारा प्रॉब्लम डिपेंड है कि कैसा भी बीम रहो, सारे सपोर्ट को फिक्स कंसीडर करके उसकी टेम्पररी फिक्सेशन मोमेंट निकालो। टेम्पररी बोला, फाइनल नहीं, टेम्पररी के ऊपर से अपन फाइनल में जाएंगे। जैसा अब ये सपोर्ट तो सिंपल सपोर्ट है सर, तो आपने इसको फिक्स कंसीडर किया, तो फिक्स कंसीडर करने के बाद में तो एक मोमेंट आएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो ए तो सिंपल है, तो यहाँ तो मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो होगा जीरो ही, क्योंकि जब फिक्स कंसीडर किया तो क्या है, टेम्पररी मोमेंट है, फाइनली क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ये बेस बताया, जैसे क्लैपेरॉन्स को सॉल्व करने के लिए बेस रहता पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, वैसे ही एमडीएम को सॉल्व करने के लिए एक बेस रहता फिक्स्ड मोमेंट, और वो फिक्स्ड मोमेंट फाइनल नहीं है, क्या है, टेम्पररी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जो बेसिक तीन टर्म रहती वो पता होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेसिक तीन टर्म्स पता होना बहुत जरूरी है एमडीएम के अंदर। वो तीन टर्म है कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये तीन टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो कैरी ओवर फैक्टर किसको बोलते हैं, कैसा रहता है, जब अपन कोई सपोर्ट पे मोमेंट फॉर्म करते, जैसा अभी ए बी सी तीन सपोर्ट है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, सारे सपोर्ट को फिक्स कंसीडर करके सॉल्व करना। अभी क्या बताया मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, सारे सपोर्ट को फिक्स कंसीडर करो और सबका एक इनिशियल टेम्पररी फिक्सेड मोमेंट निकालो। तो सपोज इस पे ऐसा यूडीएल था, इस पे भी ऐसा यूडीएल है, और मैंने क्या किया, एक टेम्पररी फिक्सेड मोमेंट निकाल लिया। समझिए इसका आंसर आया -20, इसका आंसर आया +20, -20, +20, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देके समझाया तो जल्दी समझ में आएंगे आप लोगों को। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिया, -20, +20, -20, +20, इस तरह से सारे कुछ तो भी मैंने वैल्यूज कंसीडर कर लिया, इस पे कुछ यूडीएल होगा, ऐसे मैंने कंसीडर कर लिया। माइनस प्लस कैसे आया, हमेशा फर्स्ट मोमेंट कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कैसा रहेगा माइनस। अब यही एबी स्पैन का दूसरा मोमेंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज, इसलिए क्या लिखा है मैंने, प्लस। ये माइनस मतलब पहला एबी, मतलब पहला मोमेंट कौन सा है, पहला है ए से बी पे जाने वाला ए बी, और दूसरा है बी से ए पे आने वाला। वैसे ही बीसी स्पैन के भी दो मोमेंट आएंगे,
एक बी से सी पे जाने वाला एम बी सी और एक वापस सी से बी पे आने वाला एम सी बी। तो देखो पहला कैसा है एंटी क्लॉकवाइज माइनस, बी से ए पे कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज प्लस, बी से सी पे कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज माइनस, सी से बी पे कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज प्लस। बरोबर, ये तो अपन ने कंसीडर कर लिया, ये अपन ने कंसीडर कर लिया और ये सारे आंसर निकाल लिए। ठीक है, ये आंसर कैसे निकालते हैं इसके फॉर्मूले आप लोग फिक्स बीम के अंदर पढ़ चुके हैं। फिक्स बीम के ऊपर के जो फॉर्मूले है वो एक बार देखना तो आपको ये फॉर्मूले पता हो जाएंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज अपन सिर्फ एमडीएम पढ़ रहे हैं, लेकिन एमडीएम के लिए फिक्स बीम का थोड़ा नॉलेज आपको जरूरी होना। तो -20 + 20 -20 + 20 इस तरह से कर लिया मैंने। अब क्या करना है देखो, अब देखो ध्यान से देखना। अब ये सपोर्ट कैसा है, ए सपोर्ट कैसा है, सिंपल सपोर्ट है, सी सपोर्ट कैसा है, सिंपल सपोर्ट है। अब मेरे को बताओ सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट फॉर्म होती क्या, होती क्या फॉर्म मोमेंट, होती क्या फॉर्म, नहीं होती ना। सिंपल सपोर्ट पे मोमेंट फॉर्म होती क्या, नहीं होती। मतलब सिंपल सपोर्ट पे तो मोमेंट फॉर्म नहीं होती, जीरो आती। लेकिन ये तो सिंपल सपोर्ट ही है, ये भी सिंपल सपोर्ट है, दिखता ये भी सिंपल ही तुम लोग, तुमको तो क्या है तुम सब सिंपल ही बोलोगे क्योंकि ये एरो मतलब क्या है सिंपल है, ऐसा नहीं रहता। ऐसा एरो निकाल लिया मतलब सिंपल सपोर्ट है, ऐसा नहीं रहता हमेशा। ये सपोर्ट दिखता सिंपल लेकिन कैसा है वो आगे, इससे आगे यहाँ खत्म हो गया क्या बीम, बी सपोर्ट पे बी जॉइंट पे बीम खत्म हो गया क्या, नहीं ना। मतलब बी के आगे तक बीम कंटिन्यू है ना, मतलब बी को बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस सपोर्ट। बी के अगर आगे बीम जा रहा मतलब बी हो गया कंटिन्यूअस सपोर्ट, और कंटिन्यूअस सपोर्ट पे मोमेंट जीरो नहीं होता। कंटिन्यूअस सपोर्ट पे कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा, मतलब एमबी का आंसर जीरो होने वाला नहीं है। लेकिन ए सिंपल है, सी सिंपल है, तो एमए का आंसर और एमसी का आंसर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब जीरो होता है तो बरोबर बोले सर आप, लेकिन यहाँ पे तो आपने फॉर्म कर दिया -20 + 20, तो क्या करना पड़ता। ऐसी एक बात हो गई, जैसा एक आधा ऐसा पर्सन है जिसने कुछ गुनाह नहीं किया और उसको अपन ने पकड़ा जेल में डाल दिया। होता है अपने से गलती, कभी कभी पुलिस वालों से भी गलती होती कि एक आधा इनोसेंट पर्सन है उसने किया कुछ नहीं, उसको पकड़ा जेल में डाल दिया। तो क्या करना चाहिए, गलती सुधारना चाहिए। तो अपने से भी गलती हो गई, यहाँ मोमेंट जीरो आने वाली थी, अपन ने फॉर्म कर दी, तो क्या करना है, गलती सुधारना है। सुधारना मतलब क्या कि वहां जो मोमेंट फॉर्म करी थी उस मोमेंट को क्या करना है, रिलीज कर देना है। वहां जो मोमेंट फॉर्म करी थी उसको क्या करना है, उसको रिलीज कर देना है। जो मोमेंट तुमने वहां फॉर्म करी उसको रिलीज कर दो। उसको रिलीज कर दो मतलब क्या, जीरो कर दो उसको। या -20 था तो यहाँ +20 ऐड कर दो, या +20 था तो यहाँ -20 ऐड कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा डायरेक्ट कर दिया तो नहीं जमता। जब हम कोई भी मोमेंट को प्रोड्यूस करते या कोई भी मोमेंट को रिलीज करते तो अपने को उस मोमेंट का उसके नियरर सपोर्ट पे देना पड़ता कैरी ओवर। क्या बोला मैंने, जब हम कोई भी सपोर्ट को रिलीज करते, इसको क्या किया अपन, रिलीज किया। कोई भी सपोर्ट, कोई भी मोमेंट को रिलीज करते या एक आधे सपोर्ट मोमेंट प्रोड्यूस करते, बाय डिफॉल्ट प्रोड्यूस करते ऐसा मोमेंट, तो वहां रिलीज करते वक्त भी और मोमेंट प्रोड्यूस करते वक्त भी दोनों टाइम पे उस मोमेंट, जितने अमाउंट से मोमेंट को रिलीज किया, जितने अमाउंट से इस मोमेंट को रिलीज किया उतने अमाउंट का हाफ देना पड़ता कैरी ओवर, उतने अमाउंट का हाफ देना पड़ता कैरी ओवर। तो इधर मैंने कैरी ओवर दे दिया। कितने अमाउंट से रिलीज किया था 20, तो 10 दे दिया। इधर कितने अमाउंट से किया था -20, तो -10 दे दिया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, +30 और ये -30। अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब यहाँ आंसर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, आ गया 0। यहाँ भी 0 आना चाहिए था, आ गया 0। और ये दोनों आंसर हमेशा सेम आने को ना, क्योंकि जॉइंट तो एक ही है ना बी, मतलब एम बी एक ही आंसर आएगा। अगर क्लैपेरॉन से सॉल्व करते प्रॉब्लम तो एम बी के 2 आंसर आते क्या। अगर ये सेम प्रॉब्लम क्लैपेरॉन से सॉल्व किया तो एम बी के 2 आंसर आते क्या, नहीं आते ना। वैसे ये एम बी मतलब एक ही आने को ना, मतलब वो बी ए का आंसर और बी सी का आंसर एक ही चीज है, सिर्फ एक क्लॉकवाइज घूम रहा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, इसलिए प्लस माइनस आना चाहिए बस। ठीक है, तो कैरी ओवर किसको बोलते फिर, जब हम कोई मोमेंट को रिलीज करते या किसी एक आधे जगहों पे मोमेंट प्रोड्यूस करते तो उस वक्त कैरी ओवर देना जरूरी है, उस वक्त कैरी ओवर देना जरूरी है। आपको मैं और सिंपल वे बता देता कि आपको कब कब कैरी ओवर देना चाहिए और कब कब कैरी ओवर नहीं देना चाहिए, ये एक सिंपल वे में आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आपको भले थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, जो लोग डायरेक्ट एमडीएम पे आ रहे हैं, जिनको फीस का कुछ नॉलेज नहीं है, क्लैपेरॉन्स पढ़े नहीं है, डायरेक्ट एमडीएम में आ रहे हैं, पॉली में कुछ पढ़े नहीं है, तो उनको बहुत भारी जाएगा। ठीक है,
लेकिन आपको मैं थोड़ा सिंपल जाए इसलिए एक सिंपल वे में बता देता कि कैरी ओवर कब लेना और कब नहीं लेना। देखो अगर ये तीनों सपोर्ट सिंपल है समझो ऐसे, तो आपको पता है कि हमेशा इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिंपल सपोर्ट मोमेंट फॉर्म होता नहीं, तो अपन यहाँ क्या किए मोमेंट फॉर्म कर दिए, ठीक है, मोमेंट फॉर्म कर दिए। तो सिंपल सपोर्ट से हमेशा कैरी ओवर लेने का, सिंपल सपोर्ट से हमेशा कैरी ओवर लेने का ध्यान में रखना, लिख कर होगा जो हिंदी में, सिंपल सपोर्ट से हमेशा कैरी ओवर लेने का, सिर्फ बस उसको देने का नहीं कभी वापस, सिंपल सपोर्ट से कैरी ओवर लेने का, उसको देने का नहीं कभी भी। और अगर फिक्स एंड है ऐसे फिक्स है बीच में सिंपल सपोर्ट ही है, तो फिक्स एंड से कभी कैरी ओवर लेना नहीं, क्योंकि फिक्स एंड पे जो मूवमेंट फॉर्म करी थी उसको जीरो करना पड़ता क्या, फिक्स एंड के मूवमेंट को अगर फॉर्म किया मूवमेंट बने यहाँ अगर आंसर आया मेरा -20, तो उस -20 को जीरो करना है अपने को नहीं करना है, क्योंकि वो फिक्स एंड है, और फिक्स से मतलब वही गुनेगार है जिसको अपन ढूंढ रहे थे, उसको साले को पकड़ो और जेल में डालो, बरोबर। मतलब फिक्स एंड पे मूवमेंट रिलीज करना नहीं है, और रिलीज नहीं करना है मतलब क्या है, कैरी ओवर भी नहीं आएगा। तो फिक्स एंड से कभी कैरी ओवर लेने का नहीं, हमेशा फिक्स एंड को कैरी ओवर देने का। बस ये दो पॉइंट ध्यान में रखिए ना, सिंपल सपोर्ट रहो कि वो हिंज रहो कि वो रोलर रहो, ये तीनों में एक ही भाई है, सब एक ही भाई है, ये हिंज रोलर सिंपल सपोर्ट सब एक ही भाई, तीनों भाई भाई है वो, तो ये तीनों भी रहे तो भी लेना ही कैरी ओवर, बरोबर। और अगर फिक्स एंड है तो फिक्स एंड से कभी कैरी ओवर लेने का नहीं, उसको सिर्फ कैरी ओवर देने का। तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैरी ओवर समझने के लिए, ये दो डायग्राम बना कर थे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम में आपको कैरी ओवर देखते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सपोर्ट से हमेशा कैरी ओवर लेना और फिक्स एंड को हमेशा कैरी ओवर देना, कभी भी फिक्स एंड से कैरी ओवर लेना नहीं है, ध्यान में रखना। बस ये दो डायग्राम आपने ड्रॉ करके रख दी तो आपको कोई प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कार्ड बन कर रख दो, मेरी एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैरी ओवर का विषय समझ गया आपको, कुछ नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने अपने, व्हाट्सएप पे डिफिकल्टी पूछो, मैं सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। विद इन एन आवर मैं आपको डिफिकल्टी सॉल्व कर दूंगा। ये सिर्फ आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपसे सपोर्ट पाने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक अपने लेक्चर्स पहुंचाओ, मैक्सिमम लोगों से कहो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने वीडियो को शेयर करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, ताकि अपना चैनल ग्रो हो, ठीक है। तो कैरी ओवर फैक्टर समझ गया, अब समझाता स्टिफनेस फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर में कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो बेझिझक व्हाट्सएप पे पूछना, मैं हमखास उसका आंसर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। स्टिफनेस फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर किसको बोलते हैं, तो स्टिफनेस फैक्टर जो रहता है ना वो डिपेंड करता है अपने मेंबर के एंड कंडीशन के ऊपर। स्टिफनेस फैक्टर जो रहता वो डिपेंड करता अपने मेंबर के एंड कंडीशंस के ऊपर, मतलब अपना मेंबर जो है वो मेंबर का एंड कैसा है, फिक्स है, सिंपल है, रोलर है, हिंज है, कैंटिलीवर है, कंटिन्यूअस है, कैसा है। तो उसमें दो पॉइंट दिखाई देता, पहले मैं ये दो पॉइंट लिख लो, फिर डायग्राम के समझाऊंगा कि स्टिफनेस फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये दो पॉइंट लिख लो पहले, इफ फार एंड इज फिक्स्ड, इफ फार एंड इज फिक्स, इसको सिंबल रहता है के, इफ फार एंड इज फिक्स्ड या फिर कंटिन्यूअस, अगर तुम्हारा फार एंड बोल तो अपने मेंबर का फार एंड रखने का, मेंबर का फार एंड अगर फिक्स है या फिर कंटिन्यूअस है तो स्टिफनेस फैक्टर का फॉर्मूला यूज करना हमेशा I/L। सिंपल बता रहे एकदम, बुक में फॉर्मूला अलग भी होंगे लेकिन मेरे मेथड से किए हुए आंसर और बुक से किए हुए आंसर सेम ही आने वाले, ठीक है। तो इस पे आप बेझिझक आगे बढ़ने के भरोसा कर सकते हैं। और अगर इफ फार एंड इज सिंपली सपोर्ट, रोलर, hinge and beyond cantilever, तो k का फॉर्मूला रहता है 3/4 I/L, 3/4 I/L। अगर तुम्हारा फार एंड फिक्स है, सिंपल सपोर्ट है, कंटिन्यूअस है तो k का फॉर्मूला रखने का, सॉरी फिक्स है, कंटिन्यूअस है तो k रखने का I/L, और अगर अपना मेंबर का फार एंड सिंपल सपोर्ट है, रोलर है, हिंज है तो k का फॉर्मूला रखना 3/4 I/L, ठीक है। ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो रजिस्टर में, लेक्चर देखते वक्त रजिस्टर लेके बैठना तो ये हेल्पफुल रहेगा। ये दो पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए,
स्टिफनेस फैक्टर, और उसके 2 पॉइंट है, फिक्स के लिए, कंटिन्यूस के लिए I/L, सिंपली सपोर्ट रोलर के लिए 3/4 I/L, हिंज है कैंटिलीवर है तो भी। अब देखो ये समझा दूं आपको कि के वैल्यूज कैसे आप डिसाइड करोगे। जैसा एक बीम निकाला ए बी सी, अब आपको स्टिफनेस फैक्टर पहचानना है। तो पहली बात यह है कि स्टिफनेस फैक्टर सिर्फ जॉइंट पे ही निकलता, स्टिफनेस फैक्टर सिर्फ कहां पे निकलता, जॉइंट पे ही निकलता। और जॉइंट किसको बोलते हैं, जहां 2 मेंबर कनेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर कितने जॉइंट हैं, ए जॉइंट है क्या, नहीं, क्योंकि इस पे एक ही मेंबर है। सी जॉइंट है क्या, नहीं, इसमें कितने जॉइंट है, सिर्फ एक ही जॉइंट है, बी। मतलब स्टिफनेस फैक्टर सिर्फ एक ही जॉइंट पे निकलेगा, बी। और उस एक जॉइंट के कितने मेंबर है, 2 मेंबर है। उस एक जॉइंट के कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, बी ए और बी सी। अब क्या करना है, अपने को जॉइंट पे खड़े रहने का है और अपने को अपने मेंबर के पास देखने का है। अपन बी पे खड़े रह गए और ए की तरफ देखा। बी पे खड़े रहने के बाद में जब अपन ने ए की तरफ देखा तो कैसा दिख रहा अपने को, ए अच्छा दिख रहा, अच्छा तो दिख रहा, लेकिन कैसा दिख रहा, सिंपल सपोर्ट है। बी पे खड़े रहने के बाद में जब तुमने ए की ओर देखा तो ए सपोर्ट कैसा है, सिंपल सपोर्ट है। और अगर तुम्हारा फार एंड सिंपल सपोर्ट है तो के का फॉर्मूला क्या रहता, इसके लिए के का फॉर्मूला क्या आएगा, 3/4 I/L। ये I आखिरी में कट हो जाता, ठीक है। L आपको पता रहेगा इसका, L1 L2 सपोज। अब वैसे बी पे खड़े रह के सी की तरफ देखा, कैसा दिख रहा, सी 3/4 I/L वापस, क्योंकि सी भी कैसा है, सिंपल सपोर्ट है, तो इसके लिए भी वापस 3/4 I/L। फिर क्या करना, ये के की वैल्यू हो गई। फिर क्या करना, जो 2 के निकाले थे ना अपन ने, जो 2 के निकाले अलग अलग मेंबर के, उन दोनों की सम करना। मतलब इसका भी जो आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ I आएगा, इसका भी आंसर इन द फॉर्म ऑफ I आएगा, तो ये भी आंसर इन द फॉर्म ऑफ I आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की सम मतलब समेशन के, और फिर आखिर में निकालना जो अपन थर्ड फैक्टर रहता, जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कैरी ऑफ फैक्टर, स्टिफनेस, और तीसरा रहता डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे निकालते, सिंपल है निकालना। जिस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है उस मेंबर का के अपॉन उस पर्टिकुलर जॉइंट का समेशन के। क्या बोला, उसका फॉर्मूला क्या रहता, जिस मेंबर का डीएफ निकालना है उस मेंबर की के की वैल्यू, सपोज इसकी वैल्यू 0.5 और वो पर्टिकुलर जॉइंट के समेशन के की वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, के अपॉन समेशन। मतलब ये के अपॉन समेशन के मतलब इसका डीएफ हो गया, इसका के अपॉन समेशन के मतलब इसका डीएफ हो गया। और ये दोनों डीएफ के एडिशन हमेशा 1 आने को होना, ये दोनों डीएफ के एडिशन हमेशा 1 रहने को होना, तो ही आपके डीएफ बराबर है, ठीक है। तो हमेशा उसकी एडिशन पर रखना अपन ने, कभी 0.99 से आती तो उसको ऊपर को बंद कर देने का, ठीक है। ये सिंपल होता है। एग्जांपल देंगे कुछ और, जैसा ये फिक्स निकाला, इस तरह से निकाला। यहाँ भी कितना जॉइंट है, एक ही जॉइंट है, बी। पास में देखो, हाँ, बी से लेके ए की तरफ देखो, कैसा दिख रहा है, ए फिक्स है, तो बी ए का के कितना हो गया, I/L। बी से लेके सी की तरफ देखो, सी कैसा दिख रहा है, सिंपल सपोर्ट, मतलब क्या हो गया, के 3/4 I/L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से निकाला है। इसमें कितने जॉइंट है, इसमें वैसे जॉइंट एक ही है, बी, क्योंकि ये मेंबर नहीं है, क्योंकि ये स्पैन नहीं है ना, ये पर्टिकुलर स्पैन है। क्या स्पैन किसको बोलते हैं अपन, 2 सपोर्ट के बीच में भी डिस्टेंस को स्पैन बोलते हैं अपन। यहाँ सपोर्ट है क्या, ये ओवर एंगल है, तो ये स्पैन नहीं है, इसलिए इसको मेंबर में काउंट नहीं करता था। लेकिन अपने को सी जॉइंट कंसीडर करना है, देखेंगे अपन। तो पहले बी जॉइंट कंसीडर किया, बी से लेके ए की तरफ देखो, कैसा दिख रहा है, ये फिक्स 3/4 I/L। बी से लेके ए पे देखो, कैसा दिख रहा है, ए फिक्स I/L। बी से लेके सी पे देखो, बी से लेके जब सी पे देख रहे हैं तो ये सिंपल सपोर्ट दिख रहा है क्या, नहीं। फिर कंटिन्यू दिख रहा है क्या, नहीं। ये कैसा है, कैंटिलीवर है। जब तुम बी पे खड़े हो और सी की तरफ देख रहे हैं तो ये ना तो सी सिंपल सपोर्ट है, अब सिंपल सपोर्ट है तो सर कंटिन्यू होगा, आगे कंटिन्यू जा रहा, तो कंटिन्यू भी नहीं है, ना ये सिंपल सपोर्ट है ना आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि सी के आगे बीम कैसा है, कैंटिलीवर। और लिख के दिया मैंने बियॉन्ड कैंटिलीवर, मतलब बी से लेके सी की तरफ देख रहे हैं तो आगे कैसा है, बीम कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर भी है तो क्या लेने का है, 3/4 I/L ही लेने का है। मतलब बीसी मेंबर के लिए भी के कितना आएगा, 3/4 I/L ही आएगा, ध्यान में रखना। उसके बाद में सपोज इस तरह से आ गया बी, ये ऐसे 4 सपोर्ट आ गए बी सी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया तुम्हारे को एग्जाम में। अब देखो बी से लेके ए की तरफ देखो, क्या रहेगा, I/L फिक्स है। बी से खड़े लेके सी की तरफ देखो, अब सी कैसा है आगे,
कंटिन्यू है। ये कंटिन्यू है क्या सी डी? नहीं, कंटिन्यू है। तो बी से लेके जब सी की तरफ देखा तो सिर्फ सी क्यों नहीं देखना, सी सिंपल सपोर्ट है लेकिन वो आगे क्या हो रहा, कंटिन्यू हो रहा। तो क्या होना अपने को ना फार एंड, अपना फार एंड कैसा है देखने का अपने को। तो बी से लेके जब सी की तरफ देखा तो सी आगे जाके कैसा है, सी फार तक कैसा है, तो सी फार तक कंटिन्यू है। तो बी से लेके सी की तरफ देखने पर ये सी कैसा है, आगे कंटिन्यू है। तो बीसी के लिए भी आई बाय एल ही आएगा। अगर बीसी कंटिन्यू है तो आई बाय एल। अब सी पे खड़े रहो और बी पे देखो, सीबी के लिए भी कैसा आएगा, आगे कंटिन्यू भी है और आगे फिक्स भी है, दोनों भी है। सीबी ये मेंबर आगे कंटिन्यू भी है और फिक्स भी है, मतलब फार एंड कैसा है, कंटिन्यू है। तो क्या रहेगा, आई बाय एल ही रहेगा। और सी से लेके डी की तरफ देखा तो इसके फार कोई नहीं है, यही सबसे ज्यादा फार है। तो सी डी के लिए क्या रहेगा, 3/4 आई बाय सिंपल सपोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखना अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ये डायग्राम ऐसे आती है अपने एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो इस डायग्राम के रिस्पेक्ट टू के कैसे निकालना है वो आपको बताने की कोशिश किया मैंने। ठीक है, तो हर डायग्राम का मैंने ऑलमोस्ट समझा के बता दिया कि के कैसे निकालना है। ये सारी चीज ध्यान में रखना, इसमें कुछ भूलना नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालना है, तो के अपॉन समेशन के, मतलब जिस मेंबर का डीएफ निकालना है उस मेंबर की के की वैल्यू और उस जॉइंट के समेशन के की वैल्यू, बस इतना सिंपल है डीएफ निकालना। इतना आपको सॉल्व करते आ गया, मतलब आपको आधा प्रॉब्लम समझ गया, मतलब आपको आधा क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया। ठीक है, तो आज अपन ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के सारे बेसिक कांसेप्ट समझ लिए कि किसने इन्वेंट किया, हार्डी क्रॉस ने। हार्डी क्रॉस साइन कन्वेंशन क्या कंसीडर किया, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। उसके बाद में आपको बता दिया मैंने कि आपको बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या यूज करने का है। अगर वो कुछ समझा नहीं होगा आपको कि वैसे मैंने बताया कि लैप्लास में अपने को बेस रहता अपना कि पॉजिटिव बीएमपी ड्रॉ करो, एमडीएम में बेस क्या रहेगा, सबसे पहले फिक्स एंड मोमेंट ड्रॉ करना, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना, टेम्पररी कैलकुलेट करना। अगर ये टॉपिक समझा नहीं होगा आप लोगों को इतना वाला, तो ये कल के लेक्चर में जब प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तो एक बार फिर से बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के सिर्फ 3 पॉइंट हाईलाइटेड है जिसको आपको ध्यान में रखने का है। जो 3 फैक्टर बताया, कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये 3 पॉइंट सिर्फ आज के लेक्चर से ध्यान में रख लो बस। कल के जब लेक्चर में जब प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा, जब एक प्रॉब्लम दूंगा तो वहां स्टेप्स चालू हो जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। कैरी ओवर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सपोर्ट से हमेशा कैरी ओवर सिर्फ लेने का, उसको देने का नहीं, और फिक्स एंड को सिर्फ कैरी ओवर देने का, उससे लेने का नहीं। ये 2 चीजें अच्छी से ध्यान में रखो। कहीं ना कहीं तुम्हारे हिंदी लैंग्वेज में, मराठी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में लिख के रखो ताकि ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, काफी आधे घंटे लेक्चर हो गया अभी तक अपना। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम काफी लेंथी होगा क्योंकि मिनिमम अपने को आधा पौन घंटा लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में, जब कल या परसों जब भी लेक्चर शूट करूंगा आपको दे दूंगा, तो उस लेक्चर में आपको इसके ऊपर का एक प्रॉब्लम मिलेगा, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा आप लोगों में। इसके एमडीएम के ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।